दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज आ चुका है 22 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस में, दुकान, संस्थान या फिर किसी भी चीज में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए केडीबी लाइव के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं केडीबी लैब के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या आप भी सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन का लाभ ले रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर यह खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार के द्वारा राशन अब बंद करने जा रहा है। या सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे राशन कार्ड धारकों के लिए ये एक बड़ी खबर है। आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर से राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार जल्द ही बड़ी संख्या में राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी में लगी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में लाखों लोगों के राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब देश के लाखों लोगों को फ्री राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने जानकारी दी है कि देश में करीब 10 लाख लोग फर्जी तरीके से फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। विभाग की ओर से इन लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। अब इन सभी लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इसके तहत करीब 10 लाख लोगों के राशन कार्ड को चिन्हित कर लिया गया है। दोस्तों आपने तो बहुत सारे सड़क हादसे सुने होंगे, लेकिन बिहार के वैशाली में जो कल रात सड़क हादसे हुए हैं वे काफी खतरनाक और भयावह थे। शायद आप इस खबर के बारे में सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो फिर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। यह बिहार में वैशाली जिले के सुल्तानपुर गांव में हुए सड़क हादसे से पूरा देश दहल गया है। गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर के एक शोभा यात्रा में यानी कि धार्मिक कार्यक्रम में घुस गया। इस हादसे में महिलाओं और 7 बच्चों समेत 12 लोगों की कुचलने से मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक को पास आते देख करके लोगों की चीख निकल गई और अफरा तफरी मच गई। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। राजधानी पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर वैशाली जिले में यह हादसा रात करीब 9 बजे उस समय हुआ जब लोग एक स्थानीय देवता भूमिया बाबा की पूजा करने के लिए सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के सामने इकट्ठा हुए थे। स्थानीय आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने मौके पर पहुंच करके कहा कि 12 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दोस्तों अगर आप बिहार के हैं और बेरोजगार हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी निकल के आई है पूरे बिहार से। दरअसल बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़े पैमाने का रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जमुई, बक्सर, भोजपुर, कटिहार में बहुत जल्द रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के जमुई में 8 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। वहीं बक्सर में 9 दिसंबर और फिर भोजपुर में 10 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जबकि कटिहार में भी 10 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। आपको बता दूं कि इस रोजगार मेले में कई तरह की बड़ी कंपनियां आएगी और 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक, ITI, डिप्लोमा आदि पास युवाओं को इंटरव्यू के आधार पर नौकरी देगी। युवा अपने दस्तावेज के साथ यहाँ उपस्थित हो सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोजगार मेला में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर के रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर की प्रक्रिया चल रही है, आप अभी भी जाकर के रजिस्टर करा सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर के। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं तो फिर आप इसमें जाकर के रोजगार मेला में जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी का जरिया एक बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप जमीन खरीदने या फिर बेचने वाले हैं या फिर भविष्य में अगर आप जमीन खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। खबर यह है कि बिहार के पटना, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार में जमीन खरीद बिक्री तेजी के साथ हो रही है। लेकिन इस खरीद बिक्री के दौरान बहुत से लोग धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए बिहार के इन शहरों में अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आप 5 तरह की जमीन भूल कर भी ना खरीदें। आपको केडीबी लाइव ये बताने की कोशिश करेगा कि आप किस तरह की जमीन खरीदें और किस तरह की जमीन ना खरीदें। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जमीन बेचने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी या फिर कोई ऐसे जमीन बेच देते हैं जिसे बेचने और फिर खरीदना दोनों कानून अपराध माना जाता है। इसलिए अभी इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में अगर कोई जमीन खास महल की है
तो फिर आप उस जमीन को भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि ये जमीन सरकार के अधिकार में आती है। या जमीन पर अगर लोन या फिर कर्ज लिया गया है तो फिर लोन की किस्त अभी पूरी नहीं हुई तो आप इस तरह की जमीन बिल्कुल भी भूल से ना खरीदें। वहीं पर बिहार में अगर किसी जमीन पर केस चल रहा है, जमीनी विवाद है उस जमीन से जुड़ी हुई, या फिर कोर्ट में केस लंबित है, तो आप इस जमीन को भी भूल कर ना खरीदें। जब बिहार में अगर कोई जमीन गैर मजरूआ है तो फिर इस जमीन को भी ना खरीदें, क्योंकि ये जमीन बिहार सरकार की होती है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई जमीन कैसरे हिंद की है तो फिर भी आप इस जमीन को ना खरीदें, क्योंकि ये जमीन केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार में आती है। अंत में आपको बता दूं कि बिहार में मंदिर मठ की जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। आप इस तरह की जमीन बिल्कुल भी न खरीदें और न ही बेचें। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए अगर आप जमीन खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं, या फिर भविष्य में इस तरह की काम करेंगे, जमीन खरीदेंगे या बेचेंगे, तो आप इन बातों को जरूर ध्यान में रखें ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठाना पड़ सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप बिहार के रहने वाले हैं। जी हाँ, आप इमेजिन कीजिए कि आप जिस गांव में रहते हैं और उस गांव से बाहर जाने के लिए आपके कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र चचरी पुल ही रास्ता है, तो आपको कैसा महसूस होगा। जी हाँ, हालांकि बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो लोग चचरी पुल से सफर करते हैं। अपने गांव से कहीं बाहर जाते हैं तो चचरी पुल का सहारा लेकर के बाहर उसको जाना पड़ता है। लेकिन जो इस तरह की मुसीबत में होते हैं वही बखूबी अपनी परेशानी बयां कर सकता है कि आखिर उनके साथ क्या गुजरती है। जी हाँ, अभी हम आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर आज आजादी के 75 साल बाद भी चचरी पुल के सहारे आना जाना होता है। जी हाँ, भारत के 75 साल बाद भी नदियों से घिरे कटिहार जिला में आज भी कई इलाकों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है, और इसके लिए लोगों को टैक्स देना पड़ता है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी चचरी पुल सुरक्षित नहीं है, कभी कभी बड़ा हादसा का आशंका भी बना रहता है। ऐसा नहीं है कि कटिहार में विकास को लेकर के पुल पुलिया नहीं बना है, लेकिन कई इलाके खास करके बिहार और बंगाल को जोड़ने वाले बारसोई प्रखंड के शिकारपुर पंचायत में स्थित नागर नदी पर बने चचरी पुल इस जिले के लोगों के लिए विकास पथ को अवरुद्ध कर रखा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस इलाके से बड़ी संख्या में लोग रोज इसी चचरी पुल को पार करते हुए बिहार से बंगाल और फिर बंगाल से बिहार की दूरी तय करते हैं। लोगों को पैदल से लेकर के साइकिल और मोटरसाइकिल से इस चचरी पुल के माध्यम से पार करने के लिए 5, 10 और 20 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। वहीं जिला में विकास के बीच चचरी पुल को लेकर के परेशानी पर पूर्व सांसद तारिक अनवर कहते हैं कि इसमें सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए ताकि ऐसे पुल पुलियों का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। वर्तमान सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा है कि लगातार जिला में पुल पुलिया निर्माण का कार्य हो रहा है, ऐसे में बहुत जल्द इन इलाकों में भी नदियों पर पुल पुलिया निर्माण करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं अभ्यर्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। दरअसल देश के 45 शहरों में 10 लाख नौकरियां देने की योजना है। ये नौकरियां केंद्र सरकार की मोदी सरकार के द्वारा दी जानी है। इसके लिए आज 22 नवंबर को 45 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन रोजगार मेला को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के मंत्री रोजगार मेला सेंटर पर उपस्थित रहेंगे और युवाओं से बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अमेजन के फाउंडर और अरबपति बिजनेसमैन जेफ बेजोस ने हाल ही में उपभोक्ताओं और फिर व्यवसायियों को चेतावनी दी थी कि उन्हें छुट्टियों के मौसम में बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये बात उन्होंने आर्थिक मंदी को देखते हुए कही थी। उन्होंने अनुमान जताया है कि आर्थिक मंदी आ सकती है, इसीलिए लोगों को खरीदारी से बचना चाहिए और पैसे बचा करके रखना चाहिए। CNN से बात करते हुए बिजनेस टाइकून ने उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में अपने कैश यानी कि नकदी को बचा कर रखने और फिर बेवजह के खर्च से बचने की सलाह दी है। उन्होंने अमेरिकी परिवारों को नई कार, टीवी, फ्रिज आदि वस्तुओं को खरीदारी से बचने के लिए कहा है कि क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था अभी अच्छी नहीं दिख रही है, चीज़ें धीमी हो रही है। उन्होंने कहा है कि आप कई क्षेत्र में छटनी देख रहे हैं। जेफ बेजोस ने कहा है कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने और फिर बढ़ते सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के बीच मानवता को एकजुट करने वाले लोगों को समर्थन देने के लिए अपने $124 बिलियन का अधिकांश हिस्सा वे दान कर देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ नहीं किया है कि वे अपनी कितनी संपत्ति दान की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, जाने माने कवि कुमार विश्वास को ईमेल के माध्यम से जान से मार देने की धमकी देने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि कवि कुमार विश्वास पूरे देश में विख्यात हैं। जी हाँ, वे कई मामलों में सुर्खियों में बने रहते हैं। देश विदेश में भी उनका काफी नाम है। कुमार विश्वास अक्सर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहते हैं।
जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की एक फैन ने, एक सपोर्टर ने कुमार विश्वास को जान से मार देने की धमकी दी। यही नहीं, उन्होंने भगवान राम को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की। जी हाँ, कवि कुमार विश्वास को जान से मार देने की धमकी भरा ईमेल मिला था। ईमेल में भगवान राम के बारे में अमर्यादित शब्द भी कहे गए थे। कुमार विश्वास के मैनेजर ने इस पूरे मामले की शिकायत थाना इंदिरापुरम में कर दी थी, जब पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुमार विश्वास को ईमेल भेजने वाले आरोपी लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आने वाले 5 दिसंबर को बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपना जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां जेडीयू कुर्नी में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करने का दावा किया है, तो फिर वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार कुर्नी में कमल खिलेगा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में बिहार में जाति की राजनीति करने वाले लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी और ऐसे लोगों की जमानत तक नहीं बचने वाली है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी अच्छे बहुमत से जीतने जा रही है। अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में वहां का जनादेश आने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से कुर्नी में भूमिहार जाति से उम्मीदवार उतारने पर जोरदार हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि जाति की राजनीति करने वाले किसी भी जाति के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जाति की राजनीति करने वाले लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग जाति नहीं बल्कि जमात की बात करेंगे और सबके विकास की बात करेंगे, उन लोगों की ही राजनीति चमकेगी। जो जाति की राजनीति करने वाले दल और फिर परिवारवाद के बल पर सत्ता को हासिल करने वाले लोग हैं, उनकी चुनाव में जमानत नहीं बचेगी। दोस्तों, आपके घर में जो 13-14 साल के बच्चा हैं वे क्या करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि स्कूल जाते होंगे और खेलते पढ़ते होंगे। आपको बता दूं कि एक 13 साल का बच्चा है जो प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बना डाला है। जी हाँ, आप सुनकर के ये जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है कि एक 13 साल का बच्चा प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बना डाला। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रखती है। वहीं हर जगह बढ़ रहा प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य खराब कर रहा है। ऐसे में इको फ्रेंडली फ्यूल की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसका समाधान बिहार के कैमूर के 8वीं के छात्र विकास कुमार ने छोटी सी उम्र में ही निकाल दी है। कैमूर के नुआव प्रखंड के मिडिल स्कूल के 8वीं के छात्र विकास कुमार ने जो कारनामा कर दिखाया है, उसकी चर्चा पूरे जिले में है। विकास ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसकी मदद से प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया जा सकता है। इस मशीन की लागत महज 1500 रुपए है। विकास अपने टीचर्स की मदद से प्लास्टिक से पेट्रोल बना रहे हैं। इसके लिए मशीन में प्लास्टिक डाल करके आग पर गर्म किया जाता है, जिसके कुछ देर बाद पाइप के जरिए पेट्रोल निकाला जाता है। विकास ने मशीन से निकलने वाले पेट्रोल को भी जला करके दिखाया है, जिसमें माचिस लगाते ही आग लग जाती है। विकास ने 1 किलो प्लास्टिक से 100 ml पेट्रोल बनाया है, लेकिन इस ईंधन का इस्तेमाल सीधे गाड़ी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्यूरिफिकेशन के बाद ही ये ईंधन यानी कि पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विकास की इस उपलब्धि की चर्चा हर ओर है और स्कूल के टीचर्स को भी विकास की इस खोज पर नाज है। इससे पहले मुजफ्फरपुर के युवाओं ने एक टीम ने भी प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल डीजल तैयार किया था और खरोड़ा गाँव में इसका प्लांट भी लगाया गया था। 2019 में इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल किया गया था और साल 2020 में इसका पेटेंट कराया गया था, जिसका नाम ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी है। उस प्लांट में लगी मशीनों से प्लास्टिक कचरे को पहले एथेनॉल में बदला जाता है और फिर एथेन को ICU ऑक्टेन में बदल करके पेट्रोल निकाला जाता है। दोस्तों, पटना की फेमस चाय वाली जिसका नाम ग्रेजुएट चाय वाली है, वो अभी सुर्खियों में है, क्योंकि उसका स्टॉल बार बार नगर निगम द्वारा उठा लिया जाता है। लेकिन अब ग्रेजुएट चाय वाली के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी आगे आ गए हैं। सोनू सूद ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता की मदद की है और उसके स्टॉल को एक जगह स्थापित कर दिया है। ये जानकारी सोनू सूद ने दी है। विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं कि ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से फेमस प्रियंका गुप्ता इन दिनों फिर से चर्चा में है। हाल ही में नगर निगम द्वारा ग्रेजुएट चाय वाले का स्टॉल हटाए जाने के बाद प्रियंका गुप्ता का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में प्रियंका गुप्ता ने रो रो करके प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें जगह देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही उनकी सपोर्ट में भोजपुरी अदाकारा ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए थे। अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ग्रेजुएट चाय वाली की मदद का दावा किया है। इसकी जानकारी खुद सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए दी है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने रविवार को ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि प्रियंका की चाय की दुकान के लिए जगह
जगह की व्यवस्था कर दी गई है। अब ग्रेजुएट चाय वाली को वहां से कोई नहीं हटा सकता। इसके साथ ही सोनू सूद ने लिखा है कि बिहार आकर के वे जल्द ही ग्रेजुएट चाय वाले के स्टॉल पर चाय का भी लुत्फ भी उठाएंगे। जी हाँ, ग्रेजुएट चाय वाले का स्टॉल हटाए जाने के बाद भोजपुरी फिल्म में अदाकारा अक्षरा सिंह ने प्रशासन के खिलाफ जम करके अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। एक लड़की ने समाज की झूठी विडंबनाओं को तोड़ करके खुद कुछ करने का साहस जुटाती है, लेकिन उसे जब प्रताड़ित किया जाता है तो फिर सब लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। ये खबर उनके लिए है जो आशा बनने की चाहत रखते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास या फिर गांव में एक आशा बहन होती है, गर्भवती महिलाओं के साथ साथ और भी महिलाओं की मदद करते हैं। जी हाँ, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं का परसों कराते हैं हॉस्पिटल में ले जाकर के। तो ऐसे में अगर आप भी आशा बनने की चाहत रख रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब बिहार में बहुत जल्द भारी पैमाने पर आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होने वाली है। मामला क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। बात करेंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं और फिर नवजात बच्चों की सेहत की देखभाल करने के लिए पंचायत और फिर वार्ड स्तर पर आशा बहुओं की बहाली करने जा रही है। जी हां, सरकारी अपडेट के मुताबिक बिहार में जल्द ही 6537 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। आपको बता दूं कि गर्भवती महिलाओं और फिर बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दशक से आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होती है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर के गर्भवती महिलाएं और फिर छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है, साथ ही सुरक्षित प्रसव कराने के लिए उन्हें सरकारी अस्पतालों में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। आपको बता दूं कि आशा बहुओं की बहाली पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा आम सभा का आयोजन करके किया जाता है। इस पद के लिए उन्हीं को बहाल किया जाता है जो उस पंचायत के स्थानीय निवासी हो। इस पद के लिए आवेदकों को कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है। पहले इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं थी, जिसे हाल ही में 10वीं कर दिया गया है। जब बहाली के बाद आशा कार्यकर्ता अपने प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कार्य करती है। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों में योगदान के एवज में उन्हें मानदेय मिलता है। दोस्तों, हम बिहार वासियों के दिमाग में, माइंड में ये धारणा बना दिया गया है कि अगर अच्छा खासा जीवन बिताना है तो सरकारी नौकरी मतलब होना जरूरी है। लेकिन ये बात अब बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार लगता है, क्योंकि सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि आप खेती करके अच्छे खासे आमदनी कमा सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप करोड़पति बन सकते हैं खेती करके। हम आपको अभी इसके बारे में बताएंगे कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं खेती करते हैं। जी हाँ, सिर्फ नौकरी ही अच्छे रोजगार का स्रोत नहीं है, बल्कि खेती बाड़ी, मछली पालन, बकरी पालन आदि भी रोजगार का एक अच्छा स्रोत है। इसको चरितार्थ कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के सफल मछली उत्पादक शिवराज ने। जब वैज्ञानिक तरीके से मछली का पालन करके शिवराज सालाना 3 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास खेत है या फिर तालाब है तो आप इसमें मछली पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके बिजनेस का रिस्क लेने वाले शिवराज की माने तो हुए अभी मुजफ्फरपुर में लगभग 87 एकड़ जमीन पर जयंती, रोहू और फिर अमोरकात जैसी मछली का उत्पादन करके सालाना 3 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। शिवराज बताते हैं कि नौकरी छोड़ने में रिस्क होता था, लेकिन उन्होंने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के फैसले को लेकर के इलाके में तरह तरह की चर्चाएं भी हुई, लेकिन आज न केवल लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं बल्कि दर्जनों लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर आप उसको अभी छोड़ सकते हैं। आप इधर आ जाइए और आप मछली पालन शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास जमीन है तो। शिवराज के बारे में बात करें तो शिवराज के मुताबिक उनकी नौकरी पश्चिम बंगाल के फिशरी कॉलेज में लेक्चर की तौर पर लगी थी, लेकिन वे हमेशा कुछ अलग और फिर बड़ा करना चाहते थे। इसी चाहत के चलते उन्होंने नौकरी लगने के 3 माह बाद नौकरी छोड़ दी। आपको बता दो कि शिवराज ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही फिशरी साइंस से किया है। जब शिवराज मछली उत्पादन के साथ साथ कृषि अध्ययन के छात्रों को मछली उत्पादन का गुण भी सिखाते हैं। दोस्तों, अब जो खबर बताने जा रहे हैं ये सीवान की है। सीवान में एक 3 बच्चे की मां अपने प्रेमी के साथ शादी करने पर जिद पर अड़ी है और हाई वोल्टेज ड्रामा भी कर रही है, जो अब ये खबर पूरे बिहार में फैल गई है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बता रहे हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के सीवान में एक 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी है। महिला ने अपने आशिक के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया है। आपको बता दो कि महिला के पति मौजूद है, लेकिन फिर भी उनको छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए अड़ी है। शादीशुदा
पीड़िता महिला का कहना है कि अब वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। दोनों के बीच काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। खबर के मुताबिक जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला अपने प्रेमी बदर जमी निवासी कमलेश महतो के घर अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ पहुंच गई और शादी की जिद करने लगी, जबकि प्रेमी सहित उनके परिवार वाले घर बंद करके फरार हो गए। आपको बता दें कि उस महिला के अनुसार उसे अपने प्रेमी के साथ शादी के पूर्व से ही प्रेम संबंध है, लेकिन करीब 9 साल पूर्व उसके माता पिता ने उसकी शादी बलुआ गांव निवासी एक व्यक्ति के साथ करा दी थी, लेकिन शादी के बाद भी उसके साथ प्रेम प्रसंग चलता रहा और अब 3 बच्चे की मां होने के बाद भी अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए महिला अड़ी पड़ी है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा एक महिला की किडनी निकालने का मामला अभी काफी गर्माता जा रहा है, जहां क्योंकि महिला की तबीयत अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। बच्चों को महिला के पास बुला लिया गया है। जहां आपको केटीवी लैब के माध्यम से इस खबर को पहले प्रसारित भी किया गया है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी गंवा चुकी सुनीता की अचानक हालत बिगड़ गई। अब ऑक्सीजन पाइपलाइन पर ही उसकी सांस टिकी हुई है। इलाज करा रहे सौजन के यानी कि परिजन के चेहरे भी मायूस है। अस्पताल प्रबंधन ने उनको परिसर में रहने को कहा है, जब सभी उसी जगह पर जमे हैं जहां उससे मिलने के लिए बच्चे को भी बुला लिया गया है। इधर एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने कहा है कि सुनीता की दोनों किडनियों को गलत तरीके से ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। बेहतर इलाज के लिए उनको पटना IGIMS में भेजा गया था, जब वहां से दोबारा 3 नवंबर को यहां लाया गया है। किडनी रोग विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज चल रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि सरकार की ओर से किडनी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इससे नियमित डायलिसिस चल रही है। आपको बता दूं कि सुनीता दूसरे की किडनी लेने से इनकार कर रही है। उसकी मांग है कि किडनी निकालने वाले डॉक्टर की ही किडनी ली जाए, जब प्रशासन इसके लिए पहल करे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसकी नर्स पत्नी की किडनी उसे लगाया जाए। यह सुनीता ने कहा है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो फिर डॉक्टर के शव को भी उसके साथ जलाया जाए। वे काफी गुस्से में हैं। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के सकरा के एक गैर निबंधित अस्पताल में सुनीता के गर्भाशय का ऑपरेशन झोला छाप पवन कुमार ने किया था। इसी दौरान उसकी दोनों किडनियां भी निकाल दी गई। मामला सामने आने के बाद वह अस्पताल बंद करके फरार हो गया। इधर किडनी देने के लिए शहर की एक वृद्ध सामने आए, जहां उसकी किडनी ली जाए या नहीं इस पर मंथन चल रहा है। इधर पुलिस ने 4 दिन पहले मामले के आरोपित पवन को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जहां वहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता तो अभी तो नहीं चल सका है, लेकिन बयानबाजी खूब जोर शोर से हो रही है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा है। ललन सिंह ने कहा है कि एक बार फिर से वहां पर महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कुर्नी से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुलाम मुर्तजा अंसारी के उम्मीदवार बनने से जुड़े सवाल पर कहा है कि जनता जानती है कि कौन किसकी बी टीम है। दरअसल कुर्नी में जदयू के मनोज कुशवाहा और फिर भाजपा के केदार गुप्ता के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने नीलाभ कुमार और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ललन सिंह ने दावा किया है कि उपचुनाव में एक बार फिर से कुर्नी की जनता महागठबंधन पर भरोसा कर रही है। जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत का उन्होंने भरोसा जताया है। ललन सिंह ने बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। भाजपा की बी टीम के रूप में बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में महागठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगी। ललन सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार में भी महागठबंधन के सभी नेता जाएंगे। दरअसल कुर्नी में ओवैसी की पार्टी के उतरने से इसे मुस्लिम वोटों का बिखराव के रूप में देखा जा रहा है। गोपालगंज उपचुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों का झुकाव ओवैसी के उम्मीदवार की ओर देखा गया और RJD प्रत्याशी की हार का इसे एक बड़ा कारण माना गया। माना जा रहा है कि कुर्नी में भी अगर ऐसा हुआ तो फिर ये महागठबंधन के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी होगी, जैसे भाजपा को फायदा हो सकता है। यही कारण है कि अब ललन सिंह ने बिना नाम लिए ओवैसी के दल को भाजपा की बी टीम होने का संकेत दिया है। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि कुछ कर ऐसा कि लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा। अभी हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वे 22 साल के आदर्श कुमार है। आदर्श कुमार बिहार से दूसरे प्रदेश में जाकर के सिलाई का काम करता था और मजदूरी करता था, लेकिन अब वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई करेंगे। जी हाँ, दिल्ली यानी कि दिल्ली में जो JNU यूनिवर्सिटी है, जो देश के टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें जाकर के पढ़ाई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सिलाई का काम करने वाला लड़का JNU में कैसे पहुंच गया, तो हम आपको
भी इसके बारे में बताएंगे। बात करते हैं कि बिहार के 22 वर्षीय आदर्श कुमार अब दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में स्नातक की पढ़ाई करेंगे। आदर्श कुमार को थोड़ी सी घबराहट और बहुत सारी खुशी है, वे अपना बैग पैक करने में लगे हुए हैं। आदर्श अब बिहार से दिल्ली के अपने नए सफर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिहार के संकटग्रस्त मगध विश्वविद्यालय में गणित के स्नातक छात्र के रूप में लगभग 5 साल पहले अध्ययन किया था। आदर्श कुमार ने अपने बाकी सहपाठियों की तरह हाल ही फिलहाल में हाई स्कूल पास नहीं किया है। मगध विश्वविद्यालय के सैकड़ों पूर्व छात्र बिना डिग्री के आदर्श कुमार की तरह ही वैकल्पिक विकल्पों की तलाश में हैं। आदर्श कुमार ने गणित से लेकर के जापानी अध्ययन तक काफी अलग अलग विषय हैं। आदर्श कुमार ने गणित से लेकर के जापानी अध्ययन तक काफी अलग अलग विषय किए हैं। आदर्श कुमार आशावादी हैं। जानकारी के अनुसार आदर्श कुमार 2018 से दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम किया है, लेकिन वे अब दिल्ली के एक प्रतिष्ठित जाने माने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे, जेएनयू में पढ़ाई करेंगे, जो देश के टॉप यूनिवर्सिटी है। आदर्श कुमार ने मीडिया को बताया है कि वे 3 बार भारतीय वायुसेना की परीक्षा और फिर 1 बार अग्निवीर भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ था। मैंने हमेशा लिखित भाग को पास कर लिया, लेकिन अंग्रेजी पर मेरी खराब पकड़ के कारण साक्षात्कार और फिर समूह चर्चा में असफल रहा। स्नातक की डिग्री नहीं होना मेरे चयन में एक और महत्वपूर्ण बाधा थी। बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, टीचर हैं, उसके लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, क्योंकि अब वैसे शिक्षकों का मनमानी नहीं चलेगा जो स्कूल से लगातार गायब रहते हों। जी हाँ, अब आपको यानी कि अगर आप शिक्षक हैं तो अब आपको 100% स्कूल में हाजिरी देना होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर आपका नौकरी खतरे में आ सकता है। जहाँ शिक्षक के स्कूल नहीं जाने के कारण बहुत सारे लोग नाराज देखे जा रहे थे। बिहार के बहुत सारे लोगों का शिक्षक के प्रति आरोप था कि टीचर यानी कि मास्टर जी स्कूल से समय पर नहीं आते हैं और ज़्यादातर समय गायब रहते हैं। लेकिन अब उन शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब बिहार सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया है जो आपको डेली अब स्कूल आना ही पड़ेगा। जब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक रडार पर आ गए हैं, अब स्कूल से गायब नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के सभी स्कूलों को लेकर के एक आदेश जारी कर दिया है और कहा गया है कि जिले के सभी वरीय पदाधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी हर माह में प्रारंभिक स्कूल की श्रेणी में कम से कम 8 विद्यालयों की जांच करेंगे। वहीं माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक की स्कूलों की श्रेणी में कम से कम 3 विद्यालयों की जांच करेंगे। इसी प्रकार सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक स्कूल की श्रेणी में कम से कम 10 विद्यालय, जबकि माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक की स्कूल की श्रेणी में कम से कम 4 विद्यालयों की जांच करेंगे। दोस्तों, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत 28 नवंबर को बिहार के दरभंगा आ रहे हैं, जब वे यहां स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वे इस दिन दरभंगा में आएंगे। इस यात्रा के तहत वे या तो 27 की शाम दरभंगा पहुंच सकते हैं या फिर 28 की सुबह। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब बिहार में सच में जंगल राज आ गया है। जहां पहले तो बड़ों का अपहरण और मतलब कि उसकी हत्या कर दी जाती थी, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को भी अगवा करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। जी हां, बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक 11 वर्षीय छात्र सनी कुमार की अपहरण करके हत्या कर दी गई है। हत्या करके सबको जंगल में फेंक दिया गया था। वारदात जिले के सरिहारा थाना क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत के हरकेश भेखा गांव की है। 2 दिन पहले सनी के परिवार वालों ने अपहरण की आशंका जताते हुए सहियारा थाने में आवेदन दिया था। सब मिलने के बाद परिवार वालों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस खबर को आने के बाद ये सवाल बनता है कि बिहार में सच में जंगल राज तो कहीं नहीं आ गया है, क्योंकि रोज रोज हत्या, लड़कियों के साथ गलत काम और अपहरण जैसी घिनौना घटनाएं सामने आती रहती है। जी हाँ, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से भी बताया जाता है। इस खबर को आने के बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार में सच में कहीं जंगल राज तो नहीं आ गया है। दोस्तों, बिहार में अपराधी बेखौफ होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में रात के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए चोरों ने बंद घर का ताला तोड़ करके लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। मामला बिहार के पटना के खाजे कला थाना क्षेत्र के नवाब बहादुर रोड मदरसा सुलेमानिया गली में स्थित मोहनीश कुमार के घर में घटी है। इसको लेकर के पीड़ित ने बताया है कि वे सिलीगुड़ी में रहकर के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करता है, जिस कारण वह अपने परिवार के साथ सिलीगुड़ी में रहता है। कुछ समय के अंतराल पर वह यहाँ घर पर आते जाते रहता है। जब मोहनीश ने बताया है कि 2 माह पहले यहाँ से सिलीगुड़ी गए थे। जब रविवार की शाम जब अपने घर अचानक आए तो फिर देखा कि घर और फिर कमरे में रखे गए गोदरेज अलमारी का ताला टूटा हुआ है। जब साथ ही अलमारी में रखे गए गहना और नगद रुपए भी गायब है। पीड़ित ने बताया है कि जून 2022 में ही उनकी शादी हुई थी। शादी में पत्नी को मिला सारा गहना गोदरेज अलमीरा में ही रखा था। चोरों ने सारे गहना और फिर उसमें रखे 1.5 लाख नगद रुपए भी चोरी कर लिए।
दोस्तों, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं ये सोचकर कि बच्चे स्कूल जाएंगे और वहां टीचर होंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब आपका ये सोच बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अब टीचर ही बच्चों के साथ घिनौना काम करने लग गया है। ये हाल ही में ये मामला घटा है और कहीं और का नहीं बल्कि बिहार के कटिहार में हुआ है। जब कटिहार शहर के एक सरकारी स्कूल में गुरु शिष्य कक्षा 6 की एक छात्रा के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। जब विद्यालय के नियोजित शिक्षक ने कक्षा 6 की 13 वर्षीय एक छात्रा के साथ गलत काम की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना रविवार की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, 4 दिन पहले भी आरोपित शिक्षक ने मासूम छात्रा के साथ गंदा काम किया था। पीड़िता आशंकित रूप से दिव्यांग भी है। जब भय के कारण पीड़िता ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। यह सोमवार को डेढ़े सहमे स्थिति में देखने पर पीड़िता ने अपनी मां को सारी बातें बताई। इसके बाद पीड़िता की मां के फर्द बयान पर सहायक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आदर्श मध्य विद्यालय BMP 7 के आरोपित शिक्षक रंजित ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। आरोपित शिक्षक एक बच्चे का भी पिता है। दोस्तों, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप गांव के रहने वाले हैं और आपके गांव की सड़क अभी तक नहीं बनी है या फिर बन करके खंडर हो चुका है तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आपके गांव का सड़क चकाचक होने वाला है। जी हां, बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 270 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों को अगले साल तक बेहतर बनाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी ने PMGSY की सड़कों के मेंटेनेंस के लिए करीब 1239 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी दी है। इसके तहत 25 जिलों में सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अब निर्माण एजेंसी का चयन करके उसे सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में PMGSY के तहत नई सड़कों के निर्माण और फिर पुरानी सड़कों के मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ है। इसके तहत बाढ़ सहित अन्य कारणों से खराब सड़कों को पहले मोटरेबल बना दिया गया था। अब इन सड़कों के गड्ढे को भरने सहित अन्य सभी तरह की इनकी मरम्मत की जाएगी। साथ ही नए तरीके से इसकी पिचिंग भी की जाएगी। इन सड़कों को बेहतर बनाने का काम भी अगले महीने तक शुरू होने की संभावना है। साथ ही 2023 में इनका काम पूरा करने का लक्ष्य है। दोस्तों, आपके बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, अब स्कूल मास्टर की होगी। जी हाँ, ये बिहार सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है कि अगर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति नहीं होती है, इसका जो जिम्मेवार होंगे वो स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य होंगे। जी हाँ, स्कूलों में बच्चों की अगर उपस्थिति कम होती है तो शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए प्राचार्य और शिक्षक दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पुराने प्रावधानों को और सख्त बना दिया है। इसके तहत स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से किसी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। यदि मॉनिटरिंग के दिन स्कूल में 60% से कम बच्चे पाए गए तो फिर प्राचार्य और शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्हें अनुपस्थित छात्र और फिर छात्राओं के अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा और छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराना होगा। जहां उन्हें कम से कम 75% बच्चों को स्कूल लाना होगा। हालांकि इसके लिए वे विद्यालय शिक्षा समिति या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता से ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मॉनिटरिंग को और कड़ा करते हुए इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी तक के दायित्व तय किए गए हैं। इससे स्कूलों की अवधि को लेकर भी कराई की गई है। देर से आने वाले प्राचार्य और शिक्षकों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्कूल के निर्धारित समय पर नहीं खुलने या फिर निर्धारित समय से पहले बंद होने पर प्राचार्य जिम्मेदार माने जाएंगे। इस स्थिति से संबंधित प्राचार्य के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अब बिहार में साधु का वेश बना करके गांजे की तस्करी की जा रही है। जी हाँ, हमारे समाज में साधु संतों को बहुत ही इज्जत दी जाती है, जो उनकी सेवा की जाती है। लेकिन अब इन साधु संतों के भेष में आकर के नशेड़ी लोग तस्करी कर रहे हैं, और भी नशे की तस्करी कर रहे हैं, गांजे की तस्करी कर रहे हैं बिहार में। जब बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी बिहार में धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी भी की जा रही है। इसी कड़ी में साधु का वेश बना करके गांजा का अवैध धंधा करते 2 धंधेबाजों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामला मसूरी अनुमंडल के धनरुआ थाना क्षेत्र के बडीहा रोड की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने रविवार को 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में जहानाबाद जिले के घोसी थाना के दिखे देवहानी गांव का राकेश शर्मा और राज किशोर शर्मा शामिल है।
दोस्तों, मुजफ्फरपुर के कुर्नी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। जदयू नेता अशोक चौधरी ने एमआईएम पार्टी को वोट कटुआ पार्टी और बीजेपी की बी टीम बताया है और कहा है कि यहाँ पर न बिरयानी चलेगी और न ही शेरवानी के चक्कर में कोई लोग यहाँ पर आएंगे। एआईएमआईएम सिर्फ और सिर्फ समाज का वोट काट करके बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। एआईएमआईएम वोट कटुआ पार्टी है और बीजेपी की बी टीम है। जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह कहा कि यहाँ पर जदयू का उम्मीदवार की जीत तय है। यहाँ पर कुर्नी में इसके पक्ष में माहौल अच्छा है। मनोज कुशवाहा यहाँ से 3 बार निर्वाचित हो चुके हैं, जीत चुके हैं। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने जाति धर्म से आगे बढ़कर के इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि एआईएमआईएम के आने से यहाँ महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोपालगंज चुनाव के बाद जनता समझ चुकी है कि एआईएमआईएम सिर्फ एक वोट कटुआ पार्टी है और भाजपा की बी टीम है। भाजपा को जिताने का काम करती है। यहाँ अल्पसंख्यक जागरूक है, वे बिरयानी और शेरवानी के चक्कर में नहीं आएंगे। एआईएमआईएम का काम केवल अल्पसंख्यक समाज का वोट काट करके भाजपा को दिलवाना। दोस्तों, जन सुराज पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने लोगों को तो आवाज दी लेकिन उनको शिक्षा नहीं दी। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि समाज को जो भूमि सुधार करके लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए था, वे भी धरातल पर नहीं दिया गया है। जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी वे उनके समर्थन में नारे तो लगा सकते हैं लेकिन उनकी बराबरी में कभी बैठ नहीं सकते। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी का काम बिहार के विकास के बिना चल सकता है लेकिन आपका और हमारा भविष्य इसी राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरे राज्यों में लोग बिहारी मतलब अनपढ़, बेवकूफ जैसे शब्दों का व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते हैं। आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसका गौरव करना सीखिए। बिहार गौरव की भूमि रही है। देवताओं को भी यहाँ आकर के ज्ञान मिला है और हमारे यहाँ का युवा बल दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में संभावना तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए बेतिया के एमजे के कॉलेज में जिला अधिवेशन का आयोजन भी किया था। इसमें पश्चिमी चंपारण जिले के 18 प्रखंडों के हजारों लोग शामिल हुए। इस अधिवेशन में जन सुराज की पार्टी बनने पर आम सभा के दौरान वोटिंग भी हुई और सभी के सामने वोटों की गिनती भी हुई। दावा किया है कि मतदान का नतीजा लगभग एक तरफा रहा। दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मोतियाबिंद हो गया है। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में रिसर्च एंड रेफरल में दाहिनी आंख की सफल मोतियाबिंद सर्जरी की गई। ऑपरेशन ब्रिगेडियर एसके मिश्रा और फिर उनकी टीम ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। आर्मी R&R अस्पताल ने ये जानकारी दी है।